नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 पूरा डिटेल में बताने वाले हैं और साथ ही साथ बताने वाले हैं उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केसेस जो कि आपके पीसीएसजे के एग्ज़ाम में या लॉ रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एपीओ का हो, चाहे पीसीएसजे का हो, चाहे जूनियर लीगल ऑफिसर का हो, या फिर आप कर रहे हो एलएलबी या एलएलएम या फिर लॉ रिलेटेड कोई कोर्स, उन सब में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले हम आपको बता दें कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी चैनल के बारे में डिटेल बता दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपका प्यार और सहयोग हमें मिलता रहे। आइए चलते हैं आर्टिकल 14 पे। आर्टिकल 14 जो है वह इक्वलिटी बिफोर लॉ है, यानी कि सबको समान रूप से देखा जाना चाहिए लॉ की नज़र में। ठीक है, ये मेनली है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सबको एक नज़र से देखा जाना चाहिए और सबको लॉ की नज़र में एक तरह से देखा जाना चाहिए, सबको एक तरह से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के स्थान पर हम ये नहीं कह रहे कि दूसरे देश में आप जाएंगे तो वहाँ का क्या कानून है, क्या कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर किसी एक व्यक्ति को वहाँ पर बैठने की इजाज़त है तो दूसरे व्यक्ति को भी वहाँ पर बैठने की इजाज़त है। अगर पुरुष जो है जॉब कर सकते हैं तो महिला भी जॉब कर सकती है। अगर पुरुष को उस काम के लिए 100 रुपये मिल रहे हैं तो उस काम के लिए महिला को भी 100 रुपये मिलना चाहिए, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और प्रोटेक्शन भी सबको समान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो पुलिस ने बुलाया तो क्या तुम तो खुद ही कर सकते हो, पुलिस की तुम्हें क्या ज़रूरत है। महिला ने बुलाया पुलिस की, आप हमको ज़रूरत है तो पुलिस पहुंच गई। ऐसा नहीं है, सबके लिए प्रोटेक्शन भी सेम होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब दूसरा है, वो हम आपको अभी डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 14 कहता क्या है। आर्टिकल 14 में 3 जो मुख्य बातें हैं वो आती है। एनी पर्सन यानी कि चाहे वह सिटीजन हो इंडिया का या ना हो, यानी सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों इसमें इंक्लूड है। उसके बाद ये बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ का। इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन भैया अगर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो भी तो काम नहीं चलेगा। अगर एक लंगड़ा है और एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति है और दोनों को, लंगड़े व्यक्ति को और सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को, हम दोनों को कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराएंगे कि 1 किलोमीटर का रेस होने वाला है, आप दोनों पार्टिसिपेट कर लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ऑब्वियस सी बात है कि बेचारा जो लंगड़ा है वो कैसे दौड़ पाएगा 1 किलोमीटर उसके बराबर जो स्वस्थ व्यक्ति है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ तो रूल बनाना पड़ेगा ना। तो वहाँ पर फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लागू हो गया कि जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो असहाय हैं, उन सब के प्रोटेक्शन के लिए एक थोड़ा सा उनको डिस्क्रिमिनेट करना ज़रूरी है, थोड़ा सा उनको हम प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये लाया कौन इक्वलिटी बिफोर लॉ, आया कहाँ से? तो आपको सबसे पहले बता दें कि ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। अब आप कहेंगे मैम ये निगेटिव कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्योंकि हर जगह तो बोलते हैं कि भैया ये चीज़ करनी है करनी है करनी है। यहाँ कह रहे हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। तो ये निगेटिव कॉन्सेप्ट पे आ गया आपका। फिर अब चलते हैं कि रूल ऑफ लॉ आया कहाँ से, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ आया कहाँ से। तो आपको बता दें कि जो ये है इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये रूल ऑफ लॉ से आया है जो कि एडवर्ड कॉक ने बनाया था। एडवर्ड कॉक ने कहा था कि अगर राजा है तो वो भी लॉ से नीचे है। अब यहाँ पर राजा किसको बोलेंगे, राजा शब्द सुप्रीम पावर की बात की गई है, यानी कि प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए,
या फर्स्ट क्लास ऑफिसर हो गए या जिनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता है, वो भी लॉ से नीचे हैं। कहने का मतलब ये है, राजा से मतलब राजा से नहीं है, राजा से मतलब सुप्रीम पावर ऑफ द पर्सन है। ठीक है, तो एडवर्ड कोक ने कहा था कि राजा भी हैं, वो भी लॉ से नीचे हैं। उसके बाद उसमें कुछ सुधार किया एवी डाइसी ने। ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में ये नाम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। एवी डाइसी ने प्रिंसिपल दिया, उस प्रिंसिपल में कहा गया कि सुप्रीम ऑफ लॉ, लॉ सबसे ऊपर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल कोर्ट। ठीक है, ये तीन चीजें उन्होंने बोली कि जो सुप्रीम है वो लॉ है, उसके बाद इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल कोर्ट। ये प्रीडोमिनेंस आया कि ये शब्द यूएसए के जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये कहीं ना कहीं प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल टर्म पे आया। इसका कहने का मतलब ये है कि कोर्ट जो है वह सुप्रीम है। प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल कोर्ट का मतलब कि जो कोर्ट है वह सुप्रीम है, बट हमारे यहाँ ये लागू नहीं होता है क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, हमारे यहाँ सारी पावर कॉन्स्टिट्यूशन को दी गई है। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इसी से रिलेटेड है। ये कहाँ से आया? तो ये यूएसए के 14th कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन तो होना पड़ेगा, करना पड़ेगा हमारे यहाँ, पर ये रीजनेबल होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन। ये इसमें जो है इंटेलिजिबल डिफरेंसिया होनी चाहिए, यानी कि हमें इसके लिए इंटेलिजेंट रीजन ढूंढना पड़ेगा कि कैसे हम क्लासिफाई करें, कैसे हम क्लासिफिकेशन करें कि वे वैध डिस्क्रिमिनेशन हो। उसके लिए हमें रैशनली सेलेक्ट करना पड़ेगा, रैंडमली नहीं, रैशनली सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसका जो रिलेशन है वो टू अचीव द कॉन्स्टिट्यूशन गोल होना चाहिए। इतनी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होगी, तब जाके हम कहीं थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे, क्लासीफाई कर पाएंगे, हम सबको इक्वल प्रोटेक्शन दे पाएंगे। ठीक है, अब ये तो हमने आपको समझा दिया कि आर्टिकल 14 में क्या था। आर्टिकल 14 के इम्पोर्टेंट पार्ट क्या थे? 3 पार्ट है, एनी पर्सन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और इसमें 2 नाम याद आपको करना है, एक एडवर्ड कोक का जिन्होंने सबसे पहले बताया था रूल ऑफ लॉ, ठीक है, उसके बाद में एवी डाइसी आ गए जिन्होंने प्रिंसिपल दिया रूल ऑफ लॉ का। इन दोनों लोगों को याद करना है आपका, एडवर्ड कोक और एवी डाइसी, ये 2 नाम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। एवी डाइसी ने प्रिंसिपल दिया है, रूल ऑफ लॉ बताया किसने था? एडवर्ड कोक ने बताया था। ठीक है, अब हम चलते हैं लैंडमार्क केसेस की ओर। इसमें करीब 100 से 150 केसेस हैं, हम सब आपको नहीं बता सकते हैं, तो हमने छाट के 5-6 केसेस लिए हैं ऐसे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इससे आपका क्लियर हो जाएगा इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, सबसे पहला केस जो है, जो कि लैंडमार्क केस है, एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्ज़ा का। इसमें क्या हुआ था? इसमें कि एयर होस्टेस थी, वो एयर होस्टेस प्रेग्नेंट हो गई थी, उनके प्रेग्नेंट होने पर उनको निकाल दिया गया। वहाँ का रूल था कि अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर उसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो भैया डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये गलत है ना, ये आर्टिकल 14 के विरुद्ध है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा केस आपका आया रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें क्या हुआ था कि इसमें कहा गया था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, परंतु ये कॉन्स्टिट्यूशन गोल को अचीव करने के लिए
जरूरी है कि सभी को इक्वल कार्य करने के लिए इक्वल पे मिलना चाहिए। पहले क्या होता था, उसी काम के लिए पुरुष को जो है 200 रुपये दिए जाते थे, उसी काम के लिए अगर औरत करने जाती थी तो उसको 100 रुपये दिए जाते थे। तो बाद में ये रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया काम बराबर कराओगे तो पैसे भी बराबर देने पड़ेंगे, फिर उसमें आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो कि ये पुरुष है या महिला है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। उसके बाद फिर आपका केस आया DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यानी कि इसमें क्या हुआ था कि इसमें एक रैंडमली जो है एक डेट फिक्स कर दी गई थी रिटायरमेंट की, कि इससे पहले जो रिटायर हुए हैं उनको दूसरी पेंशन, इसके बाद जो रिटायर हुए हैं उनके पेंशन में परिवर्तन कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा कैसे क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो, भाई रेशनल हो तो समझ में आता है, रैंडम ऐसे कौन सा क्लासिफिकेशन कर दिए हो कि भैया पेंशनर्स जो पहले वाले हैं उनको दूसरी पेंशन, जो दूसरे वाले हैं उनको दूसरी पेंशन, इसमें तो दोनों में इफेक्ट हो जाएगा। ये तो आर्टिकल 14 के जो है अगेंस्ट है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ये केस आ गया। उसके बाद मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस आया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। ये केस था 303 मेंटेनेंस डेथ पेनाल्टी का, सॉरी मैंडेटरी डेथ पेनाल्टी का केस था 303। इसमें क्या होता था कि अगर कोई जेल में मान लो कैदी है, उसने किसी दूसरे को मार डाला, मर्डर के केस में आया, उसने दूसरे को मार डाला, या वैसे भी किसी ने अगर किसी का मर्डर किया और 303 के केस में गया है तो उसको एक पेनाल्टी देनी पड़ती थी, मेंटेनेंस डेथ पेनाल्टी बोलते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको बंद करा दिया। उसके बाद का केस आया आपका नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। हम थोड़ा फास्ट इस केस लॉ को ले रहे हैं इसलिए क्योंकि थोड़ा आपको समझ में भी आ जाए और साथ ही साथ आपको सारे केस लॉ प्रिपेयर भी हो जाएं। अभी राजस्थान JLO का जो एग्ज़ाम आने वाला है, हम चाहते हैं कि उसके सारे जो हैं वो कोर्स हम 3 महीने में आपका कवर करा दें। इस वजह से हम ये केस लॉ को फटाफट करते चले आ रहे हैं। जिन्होंने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको जो भी कॉन्स्टिट्यूशन, अभी फ़िलहाल हम कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व होती जाएगी। इंपॉर्टेंट केस लॉ आप देखते जाएंगे। जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपका सारा टॉपिक कवर होता जाएगा, आपको एक्स्ट्रा फीस दे के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स में भी आप जो है सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए चैनल की डिटेल, और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार और सहयोग हमें देते रहिए। चलते हैं केस लॉ की तरफ। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। इसमें कहा गया था कि आर्टिकल 14 में बात की गई है एनी पर्सन की, पर्सन की बात नहीं की, एनी पर्सन की बात की, यानी कोई भी व्यक्ति। तो उसमें चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, और चाहे वह ट्रांसजेंडर हो, इसको हिंदी लैंग्वेज में आप हिजड़ा बोलते हो, तो उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। हालांकि अब हर जगह इंक्लूड किया जा रहा है उनको, बट पहले ऐसा नहीं था। तो आर्टिकल 14 में ये केस लॉ आया, 2014 के आसपास का केस लॉ है ये, तो उसमें ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड किया गया। उसके बाद केस लॉ आया इंडिया यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस आया। इसमें क्या, इसको आप सबरीमाला टेम्पल से भी जोड़ते, सबरीमाला केस भी कह सकते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि इस कौन से केस को दूसरे नाम से भी आप जानते हैं, जिससे कि पेपर में कोई भी नाम से आए आप केस लॉ फटाफट कर सकते हो। सबरीमाला टेम्पल का केस ये था कि इसमें कहा गया था कि जब औरत को मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड आ जाए तो
उसको मंदिर में प्रवेश जो है वह वर्जित होता है। तो इसको लोगों ने कहा कि ये पुराने ज़माने का जो है बात है, और पहले के टाइम में क्या होता था, शुद्ध नहीं हो पाती थी औरतें, तो इस वजह से ऐसा था। बट अब ऐसा नहीं है, तो इस बात को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया, क्योंकि यह आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ के अगेंस्ट है। यानी मंदिर में हर कोई प्रवेश कर सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो। तो इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया, और कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप प्रवेश कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। और आप अपने प्यार और सहयोग हमें कमेंट के माध्यम से देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके देते रहिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फॉरवर्ड भी कीजिएगा। वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट देते रहिए। धन्यवाद।